हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास 10th के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है उसके आज सेकंड पार्ट है। और सेकंड पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट टू 10 जो हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। अब हम सेकंड जो है 11 टू 20 क्वेश्चन जो है हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है 11th नंबर का। क्या कहता है वो, इफ़ 4 टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3। उसने कहा है, आपको ये क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं कि 4 टेंजेंट ए इज इक्वल टू 3 आपको गिवन है, ठीक है ना बात। तो वो कहता है कि फाइंड करो, क्या फाइंड आउट करना है कि 4 साइन ए माइनस में कोस ए अपॉन में 4 साइन ए प्लस में कोस ए कितना हो जाएगा। तो जब ऐसे क्वेश्चन दिखाई दें तो आपको पता है कि टेंजेंट ए ये 4 मल्टीप्लाई में है तो 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। और टेंजेंट मेरे को पता है इस रूल से, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्या रूल है कि जो टेंजेंट होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, यानी कि ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। रहते क्या है मेरे पास, हाइपोटेनियस। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस में बेस स्क्वायर, ठीक है ना। तो परपेंडिकुलर कितना है, 3, 3 का स्क्वायर 9, 4 बी का स्क्वायर यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया 25। तो एच की वैल्यू 5 आ चुकी है, यानी कि मेरे को एच पता है। तो मेरे को क्या फाइंड आउट करना है प्यारे बच्चों, मेरे को फाइंड आउट करना है साइन कोस, ठीक है, सिंपल बात है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, और कोस क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो मेरे को परपेंडिकुलर भी पता है, बेस भी पता है, हाइपोटेनियस भी पता है, सभी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। 4 इंटू में साइन की वैल्यू परपेंडिकुलर यानी कि 3 अपॉन में हाइपोटेनियस 5, यानी कि 3 अपॉन में 5 माइनस में कोस की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि 4 अपॉन में 5। सिंपल है। ऐसे ही सेम यहाँ पे करेंगे। 4 इंटू में साइन की वैल्यू कितनी है 3/5। यहाँ पे नीचे बस डिफरेंस ये है कि ये प्लस है, बाकी सेम है सारा, ठीक है। अच्छा देखो जरा, यहाँ पे 4/5 है, यहाँ पे भी 4/5 है, दोनों में से कॉमन ले लीजिए। ये ले लिया, कितना रह गया यहाँ पे अंदर 3, यहाँ पे कितना रह गया 1, लो जी। ऐसे ही सेम यहाँ पे 4/5 है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो 4/5 जैसे कॉमन लिया तो अंदर क्या रहेगा 3 प्लस में 1। तो 4/5 से 4/5 कैंसिल, तो कितना रह चुका है प्यारे बच्चों, ये रह चुका है 3 माइनस में 1 इज इक्वल टू 2, और ये रह चुका है 3 प्लस में 1 4। ये कैंसिल आउट होगा तो आंसर आ जाएगा 1/2। जिस ऑप्शन में वो 1/2 होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है। एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है कि जैसे हम कहीं ऊपर से हम किसी चीज़ को या किसी भी थिंग को हम जो है ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। लेकिन वो कैसे, वो आपको बता दूं कि मान लो हम एक छत पे खड़े हुए हैं, ये छत है, इस छत से मान लो आप कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहे हो यहाँ पे ग्राउंड पे, है ना। और ग्राउंड से लेकर के इस छत की जो दूरी है वो कुछ हो सकती है, मेरे को नहीं पता क्या है। तो आप या तो ऊपर की तरफ देखोगे, सिंपल सी बात है, या आप नीचे बच्चे जो खेल रहे हैं आप उनको देखोगे। तो ये तो आई ऑफ साइट होगी आपकी, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये एंगल बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। और एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता, इसलिए मान लो ये थीटा एंगल बनाता है तो ये भी थीटा एंगल बनाएगा, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ये। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों होता है, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन दोनों पैरेलल होती हैं, इसलिए उसको एक लाइन जो है ट्रांसवर्सल वो इंटरसेक्ट करती है। तो जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है वो क्या होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल वहाँ पे इक्वल होते हैं। ये क्लास हमने 9th में डिस्कस की हुई है, ठीक है ना बात। तो ये चीज़ है। तो अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कहता है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए बाइक पार्क ऑन द रोड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 90 मीटर हाई पोल। एक पोल है प्यारे बच्चों, यहीं पे बता देता हूँ क्वेश्चन। एक पोल है, ये मान लो पोल है, कितनी हाइट है इसकी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 90 मीटर है, ठीक है ना।
उसके बाद उसने कहा है बाइक पार्क हुई है कहाँ पे, रोड के ऊपर, और टॉप से जब हम इसको देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है 60 डिग्री, यानी कि ये बन गया 60 डिग्री। मैं 60 बना दूं इसका थीटा का, लो जी 60 बना दिया मैंने, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस बताओ बाइक का और पोल के बीच का, ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। ये मैं मान लेता हूँ x है, और इनको नाम दे देते हैं a b और ये c। तो ठीक है, मैंने बताया था एंगल ऑफ डिप्रेशन से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एंगल ऑफ डिप्रेशन से इसलिए क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा क्योंकि एंगल जो है वो बाहर की तरफ है, लेकिन ट्रायंगल जो है वो अंदर की तरफ बन रही है। मैं इसको जरा प्रॉपर ट्रायंगल बना देता हूँ अब, ठीक है ना। मेरे को जो फाइंड आउट करना होता है वो हम हमेशा ऊपर लेते हैं, और जो गिवन हो वो नीचे। तो क्या बन गया, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कोटेंजेंट। कोटेंजेंट 60 कितना होता है बताओ प्यारे बच्चों, कितना होता है 1/√3। अगर ये 1/√3 है तो 90 को ऊपर ले जाएंगे, 90 अपॉन में √3। अब √3 नीचे रहेगा तो हम इसको रैशनलाइज करेंगे, रैशनलाइज करेंगे तो क्या बनेगा 90√3 अपॉन में 3। तो 3 से ये 30 टाइम कैंसिल, तो कितना आंसर आ गया 30√3। क्या ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 13 गिवन है आपको, द पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, सर्कल को क्वाड्रेंट में बना लिया। तो एक सर्कल के 4 क्वाड्रेंट होते हैं, तो उसने कहा इस क्वाड्रेंट का, एक सिंगल क्वाड्रेंट का जिसको हमने नाम दिया ओ ए बी, इसका पेरीमीटर बनाइए। तो पेरीमीटर बता देंगे। पेरीमीटर कैसे बताएंगे, रेडियस हमें पता है 7 सेंटीमीटर है, ए से लेकर के बी, बस यही बताना जरूरी है, तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। और ये ए से लेकर के बी, ये जो आपको आर्क दिखाई दे रही है, ये किस में आएगी, लेंथ ऑफ आर्क में। और कौन सी लेंथ है, माइनर, ठीक है ना। तो लेंथ ऑफ आर्क हमने जो है क्वेश्चन में पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 11 में पढ़ी हुई है। लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होती है, थीटा अपॉन 360 इंटू में 2πr। और थीटा कितना होता है क्वाड्रेंट का 90, हमेशा 90 बनेगा। 360 इंटू में 2 इंटू में, जब तक पाई गिवन ना हो तब तक हम 22/7 लेंगे। 7 से 7 काट देंगे, ये कट जाएगा 4 टाइम, ये कट जाएगा 2 टाइम, ये कट जाएगा 11 टाइम। तो आंसर आ गया 11 सेंटीमीटर। ये भी पैरामीटर नहीं आया, और आपको ऑप्शन में गिवन भी होगा आई थिंक 11, ये आ गया 11। 11 जो है आंसर नहीं है प्यारे बच्चों, आंसर होगा आपका, क्या आंसर होगा, पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर का मतलब होता है चारों तरफ की साइडों की लेंथ जो है उसको ऐड करना। तो 7 प्लस में 7 कितना हो जाएगा 14, 14 में 11 ऐड करेंगे 25 सेंटीमीटर। ये आपका पैरामीटर आया एक क्वाड्रेंट का। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको जो है वो परेशान करेगा ऐसे ऑप्शन दे के भी, जो आप निकालोगे, तो वैसे में उलझना नहीं आपने। अब क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है आपको कि एक सेक्टर जो है वो कट आउट किया गया, कहाँ से, सर्कुलर शीट से। इस बात का मीनिंग तो ये है प्यारे बच्चों कि अगर सर्कुलर शीट तो कुछ सर्कल जैसी होगी, है ना, और यहाँ से एक सेंटर होगा, और यहाँ से एक सेक्टर जो है वो कट आउट किया गया, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। द एंगल ऑफ सेक्टर बीइंग 90 डिग्री इफ अनदर सर्कल ऑफ द सेम एरिया एज दैट ऑफ द सेक्टर इज फॉर्म्ड। अच्छा जी, उसने कहा है इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। तो इसका एरिया बनाया, जैसे ही मैं इसका एरिया बताऊंगा इस सेक्टर का, तो उसने आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, इफ अनदर सर्कल ऑफ द सेम एरिया एज दैट ऑफ द सेक्टर इज फॉर्म्ड, कि जिस सेक्टर का एरिया, मान लो कुछ भी आया, एक्स वाई जेड कुछ भी आया, जो इस सेक्टर का एरिया आएगा, अगर मैं उतने एरिया का एक सर्कल ड्रॉ कर दूं, तो वो कहता है कि उस सर्कल की रेडियस बताइए कितनी होगी, ठीक है। क्वेश्चन मेरे को अच्छे से समझ आ गया। अब हम कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, मैं पहले इस सेक्टर का एरिया निकालता हूँ। एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है माइनर का, क्योंकि ये तो माइनर बनाएगा ऑब्वियसली। क्या होता है थीटा अपॉन 360 मल्टीप्लाई πr², ठीक है। 90 डिग्री का एंगल दिया, ठीक है।
पाई कितना दिया 22/7, आर कितना दिया 50 इंटू में 50। ठीक है, यह पाई हम छोड़ देंगे, पाई को हम कंसीडर ही नहीं करेंगे क्योंकि हमें पता है, अभी देखते जाओ क्या होगा। ये 2 से ये 25 पे कट गया, ये 2 से ये भी 25 पे कट गया, मैं पाई को पाई ही लिख लेता हूँ। 25 मल्टीप्लाई 25 कितना हो जाएगा 625 पाई लिख लेता हूँ। ठीक है ना। अब उसने कहा है ये एरिया आया एक सेक्टर का, इतने एरिया का मेरे को एक सर्कल ड्रॉ करना है। यानी कि अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, वैसे ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है लेकिन आपको बताने के लिए, ये एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका सेंटर ओ है। इसकी वो कह है कि रेडियस बताइए कितनी है, उसका एरिया कितना बताया जितना सेक्टर का एरिया आया। तो यानी कि सेक्टर का जो एरिया है वो इस नए सर्कल के एरिया के बराबर होना चाहिए। ठीक है, R1 ले लेंगे इसकी रेडियस क्योंकि इसकी R ली थी, तो पाई से पाई कैंसिल, R1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 625, और 625 का रूट कितना होता है 25 सेंटीमीटर। यानी कि नए सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर, है ना। तो जिस ऑप्शन में 25 हो जाएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है ए सिलेंड्रिकल पेंसिल शार्प एट वन एज इज कॉम्बिनेशन ऑफ। सही बात है। देखो जरा उसने क्या कहा है कि एक पेंसिल है, पेंसिल कैसी होती है सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंड्रिकल की ही बात की है उसने, पेंसिल तो काफ़ी टाइप की होती है। तो अगर सिलेंड्रिकल पेंसिल मान लो, मैं 15 का सोल्यूशन इधर ही कर दूं, छोटा सा क्वेश्चन है ये तो ईजी है। एक सिलेंड्रिकल पेंसिल है, उसको जैसे ही आप शार्प करोगे तो ऊपर की तरफ उसकी नोक कैसी होगी, एक कॉन टाइप की होगी, हाँ या ना होगी। तो यानी कि वो कुछ ऐसी होगी जब हम उसको शार्प कर देंगे, है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा कोण, और नीचे क्या है सिलेंडर। तो उसने कहा है कि किसका कॉम्बिनेशन है ये सिलेंडर और कोण का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें इतना टाइम नहीं वेस्ट करना, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन और भी करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 का हम सोल्यूशन करते हैं जरा। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16, इफ द मीन ऑफ ए फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 7.5। उसने मीन दिया, मीन को हम कैसे डिनोट करते हैं एक्स बार से, कितना दिया 7.5। ठीक है, एफ आई एक्स आई का समीशन दिया उसने 120 + 3 के, यानी कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इज इक्वल टू 120 + 3 के। ये भी बात समझ में आती है। और एफ आई दिया उसने 30, एफ आई कितना दिया उसने समीशन ऑफ एफ आई 30। ठीक है, अब क्या किया उसने कि के की वैल्यू फाइंड करो, के की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये तो डायरेक्ट मेथड दे रखा है आपको, सिंपल सी बात है। क्यों, क्योंकि अज्यूम इन मेथड में हम डी यूज करते हैं और स्टेप डेविएशन मेथड में हम यू यूज करते हैं। अब ये तो सिंपल है तो सिंपल लिख देंगे डायरेक्ट मेथड से। एक्स बार कितना होता है एफ आई एक्स आई का समीशन अपॉन में एफ आई का समीशन, सिंपल सी बात है। एफ आई हमें एक्स बार दिया हुआ है 7.5 इज इक्वल टू एफ आई एक्स आई दिया है 120 प्लस में 3 के अपॉन में एफ आई दे रखा है 30। जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे ये बन जाएगा 225। क्यों बनेगा, क्योंकि 75 को जब हम डेसिमल ओपन करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, वो 30 की एक जीरो को कैंसिल कर देगा, तो 75 मल्टीप्लाई 3 रह जाएगा अपने पास। ये बन चुका है 3 के। तो 120 में से 225 में से 120 माइनस कर दीजिए, देखो कितना आएगा, कितना आ गया 105, 105। तो 105 हम यहाँ पे लिखते हैं इज इक्वल टू 3 के। ठीक है, ये रिलेशन आ गया। अब ये रिलेशन आ गया तो यहाँ पे नोट करो इसको, 105 इज इक्वल टू 3 के। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35, क्योंकि वो डिवाइड में चला जाएगा। तो के की वैल्यू 35 आ गई, जिस ऑप्शन में 35 होगा वही ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 17। क्वेश्चन में दिया आपकी द एम्पीरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज। सेंट्रल टेंडेंसी यानी कि मीडियन, मॉड एंड मीन। तो उसने कहा है कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला है वो, आपको एक एनसीईआरटी क्वेश्चन में फॉर्मूला गिवन है, तो वो फॉर्मूला जो हमारे पास है वो कौन सा है। अब यहाँ से 101% क्वेश्चन बनते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है ना बात, ये क्वेश्चन है
और इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखो उसने जरा क्या कहा है कि एक बैग कंटेन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसने कहा एक बैग में, क्वेश्चन नंबर 18 का सोल्यूशन अगर हम बात करें, ए बैग कंटेन्स 40 बॉल्स आउट ऑफ विच सम आर रेड, यानी कि टोटल आउटकम मेरे को पता है कि कितने हैं, 40 हैं। अगर ये 40 हैं, आउट ऑफ विच सम आर रेड, कुछ रेड हैं, सम आर ब्लू एंड रिमेनिंग आर ब्लैक। रेड की बात कर रहा है, ब्लू की बात कर रहा है, और किसकी बात करता है वो, ब्लैक की बात करता है। ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, अगर रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्रॉम द बैग इज 11.20, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी दे रखी है, 11/20। ठीक है। एंड डेट ऑफ ब्लू बॉल्स इज, ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है उसने, कितनी, ब्लू की दे रखी है 1/5। और क्या कहता है वो, द नंबर ऑफ ब्लैक बॉल इन द बैग आर, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स। अब प्यारे बच्चों मेरे को एक बात बताओ, एक जरा सोचने वाली बात है, वो क्या है, वो ये है कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 40, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कितनी है, 11/20। मेरे को एक प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पता है कि नीचे क्या, सबसे पहले ऊपर क्या आता है न्यूमिनेटर में, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। ये तो बात सही है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, वो तो पता नहीं, क्योंकि हमें किसी भी वैल्यू का, यानी कि रेड ब्लू और ब्लैक बॉल की हमें किसी का प्रॉपर वैल्यू का नहीं पता, है ना। लेकिन मेरे को ये पता है कि नीचे जो है 40 आना चाहिए। अगर मैं रेड की बात करूं तो नीचे कितना आना चाहिए, 40 आना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो क्या है, 20 है। तो मैं यहां से ऐसा करता हूं, इसको 11/20 लिखता हूं, ये तो बात ठीक है। लेकिन मैं एक काम करता हूं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ऊपर करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई नीचे करता हूँ, ताकि मेरे पास नीचे परफेक्ट आउटकम बन जाए, जो मेरे को चाहिए 40, और ऊपर कितना आ जाएगा 22। इसका मतलब मेरे को पता लग गया कि जो रेड बॉल थी, रेड बॉल कितनी थी, रेड बॉल्स कितनी थी 22। ठीक है ना। ऐसे उसने ब्लू बॉल की दी है, ब्लू बॉल की कितनी है, ब्लू बॉल की अगर मैं बात करूं तो ब्लू बॉल की है 1/5। मेरे को यहाँ पे भी इसको 40 बनाना पड़ेगा, तो 8 से मल्टीप्लाई और 8 से डिवाइड सेम करेंगे, तो कितना आ जाएगा 8/40, यानी कि ब्लू बॉल कितने हैं, ब्लू बॉल्स है प्यारे बच्चों मेरे पास 8। अब मेरे को रेड भी पता है, ब्लू भी पता है, तो रेड कितने हैं 22, ब्लू कितने हैं 8, यानी कि 22 प्लस में 8 कितना हो जाएगा 30, और टोटल कितने हैं 40। तो पीछे जो रिमेनिंग पार्ट जो आपका बचता है वो क्या है, ब्लैक बॉल का। ब्लैक बॉल कितनी हो जाएंगी 10, तो ब्लैक बॉल्स कितनी हो जाएंगी 10। जिस ऑप्शन में 10 होगा वही आंसर है आपका। देखो जरा क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर डी को हम टिक करेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 की बात आती है। क्वेश्चन नंबर 19 है प्यारे बच्चों, थोड़ा अच्छे से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्या कहा है उसने, उसने क्वेश्चन में कहा है अजर्सन और रीजन। ठीक है, दोनों क्वेश्चन अजर्सन और रीजन के हैं, आपके पास आते हैं हमेशा क्वेश्चन ये। अजर्सन रीजन में पहला, इफ द HCF ऑफ टू नंबर इज 16, यानी कि HCF दिया है टू नंबर, मेरे को नहीं पता कौन से वो दो नंबर है, लेकिन कितना है 16। एंड प्रोडक्ट दे रखा है उन दो नंबर का, कितना 300 3017, और एलसीएम कितना है 162, एलसीएम कितना है 162। लेकिन उसने क्या कहा है कि अगर किन्हीं दो नंबर का एचसीएफ इतना हो और प्रोडक्ट इतना हो, क्या उनका एलसीएम 162 हो जाएगा, तो ये तो करना पड़ेगा तभी पता लगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, मेरे को एक फॉर्मूला पता है, एचसीएफ ऑफ टू नंबर मल्टीप्लाई एलसीएम ऑफ टू नंबर
इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो एचसीएफ कितना है 16 मल्टीप्लाई एलसीएम कितना है 3072, ठीक है ना। 16 से इसको डिवाइड करो, अगर 16 से ये डिवाइड हो जाता है और 162 आ जाता है तो इसका मतलब अजर्सन ठीक है ना। तो चेक करते हैं, ऐसा करो, ये बन जाएगा यहाँ पे 3072 अपॉन में 16, 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये हो जाएगा 4 से कैंसिल 4 पे, ये हो जाएगा 4 7 जा 4 6 जा 4 8 जा, फिर 4 पे ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 2, यानी कि एलसीएम जो आता है वो कितना है 192। इसका मतलब अजर्सन रॉन्ग है, ठीक है। इफ ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स देन एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी, ये तो बात ठीक है, यानी कि अजर्सन ठीक है और रीजन नहीं, अजर्सन रॉन्ग है और रीजन गलत है। तो जहां पे अजर्सन रॉन्ग हो जाएगा और रीजन ठीक हो जाएगा वो कौन सा आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, अजर्सन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो इसका ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे हम, है ना। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपको, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, देखो जरा 20 नंबर का क्वेश्चन है, वो कहता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी इज 10 देन द वैल्यू ऑफ y इज 4। क्या y की वैल्यू 4 हो जाएगी, ठीक है, चेक करना पड़ेगा। ये भी आपको एक पॉइंट गिवन है, क्या गिवन है पॉइंट, ए है 2 - 2 और बी है 10 और y, और दोनों के बीच का डिस्टेंस गिवन है कितना 10। तो वो कहता है कि y की वैल्यू बताओ क्या 4 होगी। तो चेक करते हैं, ए बी फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही हम अप्लाई करेंगे। 10 - 2 8, 8 का होल स्क्वायर, y माइनस माइनस प्लस 2 का होल स्क्वायर, और ये कितना गिवन है 10, 10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 64 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4y, क्योंकि होल स्क्वायर ओपन कर दिया a प्लस बी का, है ना। तो अब बोथ साइड क्या कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे। अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो इसका रूट कैंसिल, इसका 100 हो जाएगा। 100 इज इक्वल टू 64 प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4y, 4 में 64 ऐड करेंगे 68, 68 को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो कितना आएगा 32, 32 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस में 4y, इसको इधर ले आओ, ये माइनस का हो जाएगा और इधर क्या रहेगा 0, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई करके 32 आना चाहिए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करके 4 आना चाहिए। है कोई ऐसा नंबर, बिल्कुल है, 8 और 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 8y माइनस में 4y माइनस में 32 इज इक्वल टू 0। तो y इज इक्वल टू वाई प्लस में 8, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो हो जाएगा y प्लस में 8 इज इक्वल टू 0। y प्लस 8 बोथ साइड से कॉमन, तो कितना आ जाएगा y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करेंगे अब, y की वैल्यू -8 और y की वैल्यू 4, तो y की वैल्यू 4 उसने ऑप्शन में दी है तो वही हम करेक्ट हो जाएगी, यानी कि y की वैल्यू 4 है। अगर वो कहता कि y की वैल्यू क्या -8 आती है तो आप कह सकते थे यस, इसका मतलब अजर्सन तो ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, रीजन की बात करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स P(x1, y1) एंड x2, y2 इज दिस, ये भी बात ठीक है, यानी कि अजर्सन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन करता है अजर्सन की। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना। तो ये थे प्यारे बच्चों आपके पास 20 क्वेश्चन ऑप्शन टाइप जो थे आपके पेपर में आने वाले हैं ऐसे। तो उम्मीद करते हैं आपको बड़े अच्छे से समझ आए होंगे। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अ वीडियो।